आज हम मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फिजियो के साथ में। तारिक फिजियो का आज जन्मदिन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक मुजफ्फरनगर का जाना माना पहचाना नाम, अपने आप में उनको आप एक अकल्पनीय अविश्वसनीय उनकी डॉक्टरी में है। और वो बॉलीवुड एक्टर हो या क्रिकेटर हो या मॉडल हो, पॉलिटिशियन, हर तरीके के मरीज उनके पास आते हैं, उनको फ़ोन करते हैं या उनको इलाज करने के लिए वो देश ही नहीं विदेश तक मशहूर है। तो आज खोजी न्यूज़ की एक स्पेशल बातचीत में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि फिजियोथेरेपी ही आपने क्यों चुना था? जब मैं स्कूल में था, मेरी पूरी स्कूलिंग एसडी पब्लिक स्कूल से हुई, तो रंगों को लेकर के हमेशा दिक्कत रही, रंग पहचानने में। तो 11th क्लास के लास्ट में ये चीज़ समझ में आई, 11th क्लास के लास्ट में, कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आप पूरी तरह से कलर्स को देख नहीं सकते। तो 12th हो गई, बायोलॉजी मेरे पास थी। तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम यह है कि कलर ब्लाइंड आदमी ना MBBS कर सकता, ना बीटेक कर सकता, ना बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता, ना बी फार्मा में जा सकता। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें जा ही नहीं सकता। तो हुआ क्या कि एट लास्ट मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। तो बहुत अजीब टाइम था, क्योंकि एक तरफ जहाँ मेरे साथ के लोग जो हैं MBBS की तरफ जा रहे थे, मैं इस कलर ब्लाइंडनेस की वजह से MBBS के लिए एलिजिबल ही नहीं था। और ये चीज़ मुझे 11th क्लास के लास्ट में पता चली। क्रिकेटर रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ खूब, तो फिजियोथेरेपी एक ब्रांच पता चली, उससे जुड़ा सिर्फ इसलिए कि मैं शायद हरी घास से, जिसको लोग हरा बोलते हैं, उससे मैं जुड़ा रहूँगा। इस तरीके से मैं फिजियोथेरेपी ब्रांच में घुसा। तो फिजियोथेरेपी में जाने का ये रीज़न रहा मेरा कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। बात अगर फिजियोथेरेपी की करें, अदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, तो फिजियोथेरेपी में और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? फिजियोथेरेपी में बात हो रही है, फिजियोथेरेपी वर्ड से बना फिजिकल प्लस थेरेपी इज इक्वल टू फिजियोथेरेपी। फिजिकल मतलब बॉडी, तो बॉडी के ऊपर थेरेपी देनी होती है। इसमें किसी भी मेडिसिन का काम नहीं। इसकी इस ब्रांच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। आज के दौर में हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपीज़ हैं, एक्सरसाइज थेरेपीज़ तो पहले से ही हैं, मैनुअल थेरेपीज़, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी इतना कुछ ऐड हो चुका है कि मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं इस ब्रांच से। तो इसमें दवाई का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अक्सर ये सुनने में जाता है कि फिजियोथेरेपी में केवल एक्सरसाइज कराई जाती है। ये लोगों के मन में एक भ्रम होता है, क्या ये भ्रम है या फिर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज ही कराते हैं, आप एक्सरसाइज ही कराते हैं? क्योंकि लोग एक्सरसाइज तो घर पर भी कर सकते हैं। पहला आंसर ये कि लोग घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो आपका सोच है, ये बहुत लोगों की सोच है। अगर सिर्फ एक्सरसाइज करने की बात हो तो उसमें भी एक आपको परफेक्ट आदमी चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि एक्सरसाइज कब और कैसे करनी है। ठीक है ना, आप जिमिंग में जाएंगे तो आपका ट्रेनर अच्छा है तो बट वैसे वो अलग काम करेगा। लेकिन यहाँ पे फिजियोथेरेपी की बात हो रही है। ये ब्रांच बेसिकली एक्सरसाइज कराने की नहीं है, ये ब्रांच इलाज करने की है। कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करानी होती है, लेकिन कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें एक्सरसाइज कराई नहीं जाती। इलेक्ट्रोथेरेपी से ही हमें काम करना होता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिजली के इंस्ट्रूमेंट हैं और तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे ही हमें करना होता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी आज के टाइम में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इतनी मॉडर्न मशीनें हमारे पास हैं कि जिनसे कि हम ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वो इलाज हो पाता जो दवाइयों से मुमकिन ही नहीं है। तो अगर मैं बात कहूँ कि फिजियोथेरेपी ब्रांच बनी कैसे, ये ब्रांच जब बनी क्योंकि इसके अंदर वो इलाज मौजूद थे जो दूसरी ब्रांचेस में नहीं थे। इसीलिए इसको एक अलग ब्रांच बनाने का मतलब समझी गई ज़रूरत। अक्सर आपको बॉलीवुड कलाकारों के साथ में देश विदेश में भी आपको ट्रीटमेंट करते हुए देखा गया है। तो किस किस बॉलीवुड का आपने इलाज किया है फिजियोथेरेपी के तरीके से? देखिए, बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ हों, इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे काम की वजह से लोग हमारे पास आते हैं, हमें बुलाते हैं। किन किन बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो इंद्र कुमार हुआ करते थे, अपने वांटेड में, तुमको ना भूल पाएंगे में, मासूम खिलाड़ी में देखे होंगे, वो एक्सपायर हो गए, वो थे। मोहम्मद अजीज़ साहब थे, प्लेबैक सिंगर, बहुत मशहूर प्लेबैक सिंगर रहे। उस्ताद अमीर अहमद ख़ान साहब कैराना घराना के, और राहुल रॉय, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं। शशि सुमन आजकल बुर्ज खलीफा करके एक गाना हिट हो रहा है, तो वो शशि का ही कंपोज किया हुआ है, शशि का ही आवाज़ है। और उनको मैंने किया, बल्कि उनका मेरा एक ही फ्लैट है मुंबई में,
तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो पर्दे के आगे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। साउंड इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी हमारे पास बहुत हैं। विदेशी तमारा कोरोविक हैं, सर्बिया की लॉन टेनिस प्लेयर हैं, और निकोल है इटली की। ये जब भी इंडिया आती हैं तो हम ही लोगों को ये बुलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इंडियन पहलवान भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। ऐसे भुवनेश्वर कुमार की मदर को प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने पूरा घर पे सेटअप तैयार करा हम लोग यहीं से। उनकी मदर बिल्कुल हिलने लायक नहीं रही थी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर बात की जाए कि किन किन बीमारियों का इलाज बेस्ट फिजियोथेरेपी में संभव है? फिजियोथेरेपी में उन बीमारियों का इलाज है जो और जगह पे इलाज है ही नहीं। जैसे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आप दवाई खाएंगे, दवाई आपको सिर्फ कुछ देर के लिए दर्द को महसूस नहीं होने देगी, लेकिन फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है। कमर के दर्द का इलाज है, साइटिका का इलाज है, पैरालिसिस का स्पेशली बोल रहा हूँ। पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है, जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो आदमी फिजियोथेरेपी को तो सोचता ही नहीं कि फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, उसको सेकेंडरी समझता है। जितना ज़रूरी मेडिसिन है उससे ज़्यादा ज़रूरी फिजियोथेरेपी है। और मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड दिलवाने के लिए जो केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एक आर्मी के रिटायर्ड नायब सूबेदार थे। वो 100% डिसेबिलिटी का पेंशन ले रहे थे। 100% डिसेबिलिटी का पेंशन का मतलब ये है आर्मी में कि एक अटेंडेंट का पैसा मिलता है, क्योंकि वो खुद कुछ काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एक्टिवा चलाया। 1993 में कभी उनका एक्सीडेंट हुआ था, 2007 में मुझे मिले। तो फिजियोथेरेपी ऐसी कमाल की चीज़ है जिसमें पैरालिसिस, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर कई लोग हैं जो बाइक भी चला रहे हैं पैरालिसिस के। और स्पेशली जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है, जिस बीमारी को हम भी ये पढ़ के आए हैं कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। हम उसमें काम करने में कामयाब हैं, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी जेल के। और हमारे पास पूरे इंडिया से पेशेंट है और इंडिया से बाहर से भी पेशेंट इधर आता है। तो इसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर हर वो फिजिकल डिफॉर्मिटी का, घुटने का दर्द, जैसे बहुत सारे लोगों में बोल दिया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लो, घुटने बदलवा लो, उसका बहुत मतलब इसमें इलाज है। शर्त एक है कि मरीज़ को पेशेंस लेवल, सब्र रखना पड़ता और लग करके हमारी बात माननी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सर्जरी से भी बचा जा सकता है। रेगुलर इलाज की जरूरत पड़ती होगी उसमें, मतलब रेगुलर डे बाय डे ये कैसे? हाँ, डे बाई जब तक इलाज चलता है तो लगभग ज़्यादातर लोगों को रेगुलरली रोज़ ही आना होता है। ठीक है, जो हमारे बाहर के लोग हैं वो तो हमारे एडमिट रहते हैं, बाकी लोकल के लोग हैं तो उनको रोज़ ही आना पड़ता है। अभी आपने बताया कि डे बाय डे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, आपके पास आना होगा मरीज को। लॉकडाउन में किस तरीके की भूमिका रही आपके द्वारा? लॉकडाउन होते ही 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र रक्षक कह दिया, तो राष्ट्र रक्षक सुनने के बाद हमें खुद में एहसास हुआ कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से लगे हुए थे और हमें दिख गया कि ये वो टाइम है जिस टाइम हमें काम करना चाहिए, तो 3rd डे से हम लोग अपने क्लिनिक पहुँचे और हमने पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा काम किया, लोगों ने, पुलिस ने एक्स्ट्रा काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया है। उन लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम, उनको अगर थक भी गए तो उनकी थकान को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे उनका स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे कांस्टेबल्स भी थे जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं लेकिन स्टेटिक प्रॉब्लम है, पूरे पैर में दर्द हो रहा, नहीं खड़े हो पा रहे। और भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जिनको हमने दिया, जो कि ड्यूटीज़ की वजह से, एक तो प्रॉब्लम थी ऑलरेडी, लेकिन लॉकडाउन में ड्यूटीज़ इतनी हार्ड हो गई कि वो लोग काम शायद ना कर पाते, कुछ लोग तो ना कर पाते अगर हम लोग काम ना करते। ये बात तो मैं खुद बोल रहा हूँ। और ये चीज़ जब हमें एहसास हुई, इवन लॉकडाउन के अंदर ही मैंने पुलिस के ऊपर पूरा रिसर्च पेपर तैयार करा। एक रिसर्च पेपर पूरा मैंने लॉकडाउन के अंदर तैयार करा पुलिस के ऊपर, कि पुलिस को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या वजह है कि पुलिस को पेन रहता, तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर हमने लॉकडाउन में तैयार किया। बात अगर की जाए, आपने जैसे लॉकडाउन में लोगों की मदद की, आप बॉलीवुड एक्टर, क्रिकेटर या सिंगर और तमाम अधिकारियों का भी आप इलाज कर चुके हो, तो जाहिर है आपको सम्मान भी मिला होगा देश के अंदर। तो कहाँ कहाँ आप सम्मानित किए गए सबसे पहले? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग अपना काम करते हैं, फ़र्ज़ है हमारा। दूसरी बात ये है, नेशनल अवार्ड मिला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला है,
और दुबई लास्ट ईयर दुबई अवार्ड मिला था स्पाइन पर काम करने के लिए। तो देश विदेश सम्मान मिलता है, लेकिन ये है कि हम उसको, ये है कि अप्रिसिएशन होता है कि हिम्मत बढ़ती है आगे काम करने की। यही है, बहुत जगह हो चुके सम्मानित तो, लेकिन ये है कि हाँ बड़े सम्मान तो जो है सबसे बड़ा सम्मान तो दुबई का ही अब तक। हर आदमी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है या बहुत ज़्यादा दुखी करता है। एक ऐसा स्मरणीय पल जो आपके लिए यादगार हो। मेरे लिए सबसे यादगार चीज़ है मेरे क्लिनिक का नाम मैंने कैसे रखा। मेरे क्लिनिक का पूरा सब कुछ तैयार हो चुका था, इंडियन फिजियोथेरेपी सेंटर करके, और हर चीज़ छप चुकी थी। मुझे एक अंदर से फील आया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे किसी जिम का नाम हो, जैसे किसी मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे एक अच्छी फीलिंग नहीं आई कुल मिलाकर के। मैं किसी को कंपेयर करूँ अच्छा नहीं है। तो फिर मैं सोचता रहा कि ये नाम मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो देन मैंने मैक्सिमम रिलीफ से नाम निकाला, मैक्स रिलीफ। और वो मैक्स रिलीफ नाम जल्दी जल्दी दोबारा सब जगह, हर सारी स्टेशनरी, सारे बोर्ड्स दोबारा तैयार हुए। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि हाँ ये वो नाम है, ये वो ब्रांड है जिसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। दैट वाज द बेस्ट टाइम। बाकी तो काम कर ही रहे हैं रोज़। आपको काम करते वक्त, मरीज का इलाज करते वक्त, कोई मरीज एक ऐसा भी आया होगा जिसको आपको भी शायद कभी ऐसा लगा है कि उसका इलाज संभव नहीं है और आपने उसका इलाज किया, वो पूरी तरह ठीक हो गया हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे में और दूसरों में फ़र्क ये रहा कि मैंने उन चैलेंजेस को लिया जिसको लोग छोड़ चुके कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। जिस बीमारी पे हम काम कर रहे हैं मनोज जी, वो अकेली ऐसी बीमारी है जिसको हम कर रहे हैं, बाकी और को कर ही नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे, अभी हमारे पास इंडियन आर्मी से बहुत सारे लोग आते हैं, BSF से, असम राइफल से, थल सेना से भी। अभी 10-12 दिन पहले एक मेजर मनदीप गए हमारे यहाँ से। तो ऐसा हुआ है कि लोग बिल्कुल, जैसे मैं आपको, एक शकीब लड़का है आगरा से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्हीलचेयर पर आए, व्हीलचेयर से आए और गए यहाँ से, चल करके गए, दौड़ करके गए। लेकिन वो अकेले, वो बंदा ऐसा था कि उसके साथ बहुत सारे लोग आए। तो कई बार हम भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि इतने सारे लोग हैं, ये इलाज करने देंगे नहीं, क्योंकि काम ऐसा है कि इसमें दवाई दे करके घर नहीं बेचना। आपको उसके साथ रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ उससे सवाल जवाब होंगे, वो रोज़ अपना इरिटेशन निकालेगा। तो मतलब मुझे लगा कि यार नहीं, ये लोग इसके घर वाले के साथ काम नहीं करने देंगे। उस लड़के ने मेरे से फिर बात करी, मैं ठीक होना चाहता हूँ, रोने लगा, यहीं चैम्बर में बैठ कर रोने लगा। और अब वो लड़का दौड़ता, और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो व्हील चेयर पर थे और दौड़ते हैं। हर एक ट्रीटमेंट का बताया गया कि कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो क्या फिजियोथेरेपी का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है? मनोज जी, जिस चीज़ का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट ज़रूर हो सकता है। जैसे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होता है। मेरी खुद की मदर को होम्योपैथी खाने से दिखना कम होना शुरू हुआ, फिर ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो मेरे घर में डिस्कशन हुआ कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने, वो होम्योपैथी की मेडिसिन ले रही थी, तो उनसे डॉक्टर से बात करी, तो उसका एंटीडोज दिया, तो मम्मी ठीक हुई। तो साइड इफेक्ट क्या है? या तो बॉडी आपकी एक्सेप्ट ना करे, या आप गलत तरीके से कुछ कर दें। तो साइड इफेक्ट, जिस चीज़ का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ज़रूर होगा। आप, यही तो कॉम्पिटेंसी है आपको, कोई चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। गलत दवाई दे दोगे तो क्या होगा? इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। 100% इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में इसीलिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि जिसने एक बार फिजियोथेरेपी ले ली, जैसे ट्रीटमेंट करा लिया, उसको दवाई असर ही नहीं करती। ये गांव के लोगों में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि फिजियोथेरेपी कराने के बाद, इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो लोग कहते हैं बिजली की सिकाई कराने के बाद दवाई असर नहीं करेगी। जब मैंने काम शुरू करा तो मैं कई साल तक परेशान रहा कि मैं इस चीज़ का जवाब क्या दूँ। तो एक दिन मेरे सामने एक साहब आए, उनके घर में किसी को कैंसर था। तो रेडियोथेरेपी होती है कैंसर में, उसको भी बिजली का सिकाई बोलते हैं गाँव में। और कैंसर का पेशेंट लास्ट में मरता। तो लोगों ने क्या करा कि रेडियोथेरेपी को फिजियोथेरेपी से कनेक्ट कर दिया। उसको भी ये बिजली की सिकाई है, ये भी बिजली की सिकाई है। तो लोगों ने वो कैंसर के पेशेंट को कह रहे, वो उसको बिजली की सिकाई हुई थी, वो मर गया। तो मतलब फिजियोथेरेपी में जो बिजली की सिकाई होगी उसको भी दवाई असर नहीं करेगी, वो मर जाएगा। जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, उसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये एक वहम है, कुछ वहम वो लोग फैलाते हैं, वो डॉक्टर्स में कहना नहीं चाहिए, जिन लोगों को अपनी दवाइयाँ बेचनी है, क्योंकि हम तो दवाई देते नहीं। तो वहाँ पे जो एक पेशेंट था जो 20 साल दवाई खाएगा, दर्द की गोली खाएगा, और वो 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो सकता है, तो फिर क्या होगा? तो ये भी एक बात है। अगर बात की जाए, अन्य पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी है, एलोपैथिक ले सकते हो, आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक, तो फिजियोथेरेपी को क्यों चुने लोग? देखिए, ये तो अपना अपना इंटरेस्ट है। हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते अगर लोग जाना चाहें, चुनना चाहें MBBS, पहली बात तो आज के टाइम में MBBS के बाद आपको
पोस्ट पीजी करना है, पीजी के बाद आपको मतलब सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, आप एमसीएच करेंगे, आप डीएम करेंगे। फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है अभी भी जो खुद में एक स्पेशलिटी लिए हुए है उसमें जाने के लिए। दूसरी चीज़, इसमें चांसेस बहुत है ग्रो करने के, उसमें सैचुरेशन आ चुका, उसमें बहुत भीड़ हो चुकी। इसमें अपना आपको प्रूव कर पाएँ अगर आप, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस फिजियोथेरेपी ब्रांच ने मुझे पूरी दुनिया दिखाई है। मुझे जिन लोगों को लोग टीवी पर देख के खुश होते हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं, मेरे पास आते हैं या मुझे बुलाते हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें अभी बहुत बहुत काम बचा हुआ है, बाकी सब में भीड़ हो चुकी। रही बात पैसे की, हम लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कमाता ही क्या है। तो जब मैंने क्लिनिक शुरू करा था मेरा 2007 में, तो मेरी फ़ीस 50 रुपये थी, आज मेरी फ़ीस 2000 रुपये है। तो ये बेसिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ हम कैसे पहुँचे यहाँ तक। यही ब्रांच है, वो सेम ब्रांच है। तो ये अपनी कॉम्पिटेंसी और अपना शौक़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा साल लगाने के बजाय आप उसमें मान लीजिए 8-10 साल 12 साल लगाते हैं, इसमें आप 5-6-7 साल लगाइए, तो इसमें ग्रो करने के चांसेस आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भीड़ नहीं है।